सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। जी हां, सवाल यही कि क्या G7 में भारत को एंट्री मिलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तौर पर बयान दिया है उसके बाद अब इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि बेहद जल्द, अब शायद आने वाले समय में, भविष्य में भारत इस ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, जिस ग्रुप में वो देश शामिल हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज हैं। जी हां, चीन को कोरोना वायरस के मामले में पूरे विश्व के सामने विरोध का जो सामना है, तपिश है, वो झेलनी पड़ रही है और कोरोना महामारी के लिए चाइना को दोषी माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के प्रमुख देश चीन पर साजिश और मुआवजे दोनों के लिए दबाव डाल रहे हैं। चीन की कंपनियों और चीनी कारोबार दोनों पर अंकुश लगाने की वैश्विक कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस बीच भारत की कूटनीति को पूरे विश्व की तरफ से समर्थन भी मिल रहा है और वो समर्थन और मजबूत अब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एशिया में भारत इस कोरोना पैंडेमिक के दरमियान एक नया लीडर बनकर उभरा है। भारत और चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है उसमें भी भारत को विश्व की मजबूत ताकतों का खुला समर्थन है। मौजूदा दौर में चीन की घेराबंदी करते हुए अमेरिका भारत को एशिया में अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाना चाहता है, ताकि चीन को जवाब दिया जा सके, चीन पर दबाव बनाया जा सके। भारत चीन के बीच हुए सीमा विवाद को लेकर भी अमेरिका ने मध्यस्थता की एक बात उठाई थी, जिसे भारत और चीन दोनों की तरफ से नकार दिया गया। अब जिस G7 समिट का हम जिक्र कर रहे हैं उसे भी अमेरिका ने आने वाले सितंबर महीने तक के लिए टाल दिया है, क्योंकि उस समय होनी है यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग, जो कि 15 सितंबर को शुरू होगी और 22 सितंबर को खत्म हो जाएगी। उसके पहले या उसके बाद ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया है कि यह मीटिंग हो सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो ये कि वो चाहते हैं कि G7 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अभी नहीं लगता इस मौजूदा परिदृश्य में कि G7 ये ठीक से दिखा पाता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। ये देशों का एक बहुत पुराना समूह है। आपको बता दें कि G7 दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे संपन्न अर्थव्यवस्थाओं वाले 7 देशों का मंच। और वो कौन कौन से देश हैं? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन और कनाडा है। तो इन देशों के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा के मुद्दे हैं उन पर ये सारे देश बैठते हैं, हर साल बैठक करते हैं और इस साल G7 की अध्यक्षता अमेरिका के पास है। शिखर सम्मेलन के दौरान G7 अध्यक्ष आमतौर पर किसी एक या फिर 2 देशों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करते हैं। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया था और इसके साथ ही अमेरिका ने चीन पर घेराबंदी करते हुए WHO से भी अब अपने संबंध तोड़ लिए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो विश्व के परिदृश्य पर चल रही हैं और इस विश्व के परिदृश्य पर अगर तमाम चीजें हम देखते हैं तो एशिया के सबसे महत्वपूर्ण देश के तौर पर भारत उभरता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि वो 4 देश जिन्हें अब ट्रंप शामिल करना चाहते हैं G7 में, उनमें भारत भी एक है। तो ऐसे में भारत का भविष्य इस तौर पर हम कैसे देखेंगे, इसी पर चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। जी हाँ, G7 में भारत की एंट्री। पैनलिस्ट हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। हमारे साथ अतुल लोंधे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ आलोक बंसल भी इस समय मौजूद हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप तमाम लोगों का बेहद स्वागत इस चर्चा में। आलोक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। हम अपने तमाम दर्शकों के लिए जो ट्रंप का बयान है उसे एक दफा दोहराना चाहेंगे हूबहू। ट्रंप कहते हैं, आई डोंट फील दैट एज अ G7 इट प्रॉपरली रिप्रेजेंट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. It is a very outdated group of countries. He said he would like to invite Russia, South Korea, Australia and India to join an expanded summit in the fall. तो आपसे मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो यही कि इस बयान को कैसे देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में।
देखिए, ये जो बयान है राष्ट्रपति ट्रंप का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि G7 जो है दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें एक जमाने में विश्व की आधी से ज्यादा जीडीपी इन्हीं G7 कंट्रीज से होती थी। और अब राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना कि अगर G7 की समिट होनी है तो उसमें अन्य देशों को मिलाना चाहिए, जिसमें भारत प्रमुख है, ये भारत का महत्व दिखलाता है। ये दिखलाता है कि आज वैश्विक समूह में भारत की एक पहचान बन गई है। आज दुनिया में भारत के बिना विश्व की जब प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की बात होती है तो उसमें भारत को अलग नहीं किया जा सकता। और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्र भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि पहले भी फ्रांस के राष्ट्रपति हमें एक बार इसका निमंत्रण दे चुके हैं। जब G7 की समिट हुई थी तो भारत को एक विशेष अतिथि के रूप से बुलाया गया था। तो ये दर्शा रहा है कि आने वाले विश्व में भारत का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और जब हम बात करते हैं कि पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड ऑर्डर की, तो उसमें भारत का एक प्रमुख स्थान होने वाला है। आलोक जी, लेकिन इसी पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये भी है कि जब हम कहते हैं कि ये वो देश हैं जो G7 में शामिल हैं, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज हैं, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक में हमने भारत की अर्थव्यवस्था को गिरते हुए देखा है। हम सब उसको विटनेस कर रहे हैं। ऐसे में जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, मैं ये भी समझना चाहूंगी, इस बारीक चीज को भी हमारे दर्शकों से आप साझा कीजिए कि ऐसे नाजुक समय पर अगर ट्रंप ये बयान देते हैं कि वो चाहते हैं कि रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत G7 का हिस्सा हो और इसे G10 और G11 के नाम से जाना जाए, तो क्या ये उनके भीतरी जो मामले हैं, अंदरूनी मामले हैं उनके देश के, उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश या फिर किसी और 4 इन देशों का सपोर्ट सीख करने की कोशिश भी है क्या? ये जी, भारत की अर्थव्यवस्था कम होने के बावजूद आज भी भारत उन 2 राष्ट्रों में से, बड़े राष्ट्रों में से है IMF के अनुसार, जिनकी अर्थव्यवस्था पॉजिटिव में है। अन्यथा विश्व के अधिकांश राष्ट्र जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। तो हमारी कमजोरी के बावजूद भी हम दुनिया की सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं और इस बात को दुनिया जान रही है और इसी बात का महत्व है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें इसका निमंत्रण दे रहे हैं। यानी कि बहुत संक्षेप में आलोक जी, यानी कि ये जो एक अंदेशा है, ये गलत अंदेशा है कि अमेरिका में जिस तौर पर गृह युद्ध के हालात हैं, अश्वेत की मौत के बाद व्हाइट हाउस को घेर लिया लोगों ने, कोरोना पैंडेमिक को लेकर लगातार स्थितियां बदतर वहां पर बनी हुई हैं, यानी कि ये जो कयास है ये गलत है कि वो सपोर्ट सीख करना चाहते हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि G7 जो है G10 में या G11 में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिका में हालात गंभीर हैं, पर जो चीज ट्रंप साहब कह रहे हैं कि G7 को एडवांस करना चाहिए, इसमें बाइपार्टिसन कंसेंसस है। ये सिर्फ वही नहीं बोल रहे, उनके विरोधी पक्ष वाले भी इस बात से सहमत हैं। किसी डेमोक्रेट पार्टी के नेता ने यह नहीं कहा कि भारत को नहीं इंक्लूड होना चाहिए। यह बात जरूर है कि ट्रंप साहब अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए कुछ चीजों पे, बाहरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल G7 को बाद में करने का और उसमें भारत को सम्मिलित करने का सवाल है, ये मेरे ख्याल से इसके मामले में अमेरिका के अंदर एक बाइपार्टिसन कंसेंसस है। अमेरिका के अंदर हर पार्टी का नेता इस बात से सहमत है कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए। जी, अतुल लोंढे भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। अतुल जी, अब आपका रुख करूंगी। आप लोगों ने यानी कि विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष की तमाम खामियां गिनवाई हैं, तमाम कमजोरियां गिनवाई हैं, वो भले कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर और तमाम मुद्दे हों जिनको लेकर विपक्ष अक्सर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इस पर सबसे पहला रिएक्शन आपका कि वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज हैं उनका जो एक ग्रुप है G7 के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसमें US है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और जापान है, उनमें भारत को शामिल करने की बहस भी नहीं, अगर एक भारत को शामिल करने की पहल शुरू होती है तो बतौर विपक्ष आप इसको कैसे देखते हैं? जहां तक राष्ट्रीय इंटरेस्ट की, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, वहां तक किसी टीका टिप्पणी आज तक कांग्रेस ने की होगी ऐसा मुझे लगता नहीं। ये आपका गलत आकलन है जी। जहां तक विपक्ष नहीं, आकलन तो मैंने किया ही नहीं सर, अभी मैंने तो आकलन किया ही नहीं, मैंने तो सबसे पहले आपकी टिप्पणी पूछी है। हमारी टिप्पणी सीधी ये है कि दिस इज लॉन्ग ड्रिवन ड्रीम। हम लोग मनमोहन सिंह साहब को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब जिस दिन
ओबामा जी ने कहा था कि व्हेन स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स, इनके बारे में जो टिप्पणी दी थी वो इसी को दी थी कि 2008 की जो महामंदी, उस मंदी में भारत ऐसा देश था जो उभर कर आगे आया था, सामने आया था। 2011-12 की बात। तो तब से हमारा ये ड्रीम है। और दूसरा, G7 जब तक एक्सपांड नहीं होती, हर कंटिनेंट में जब तक जाती नहीं, इसमें ब्राजील का नाम कैसे नहीं है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इंडिया का इसमें आना एकदम स्वाभाविक है और हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है दुनिया के, जो 50% से ज्यादा जीडीपी कवर करते हैं, उसमें अगर हमें मौका मिलता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। और एक्सपोर्ट बढ़ते समय हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारा इंटरेस्ट हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। और हमारी अंदरूनी बातें, हमारा बैंकिंग सेक्टर है, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, हमारा पब्लिक सेक्टर जो है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो मौका हमें मिलने जा रहा है, ये मौके को हम किस तरह से कैश कर सकते हैं वो भी देखना चाहिए। अच्छा, मनोज जी हमारे साथ हैं, मनोज जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। पहले उनको आप बधाई दे दीजिए और उसके बाद अपनी जो सलाह है, जो एडवाइजेज हैं, वो भी कन्वे कर दीजिए। मनोज जी, ऐसा है कि बधाई तो पूरे भारत देश के लिए है ना। बधाई एक कांग्रेस और बीजेपी ऐसी थोड़ी हो सकती है। बधाई देश की बात है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं, देखिए सत्ता पक्ष में वही है ना सर, सत्ता पक्ष में वही है। आप दे दीजिए क्रेडिट ना, कंसीडर कीजिए उस चीज को भाई कि किसकी रिजीम में हो रहा है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है ना कई बार। देखिए, बिल्कुल बधाई है, आपकी बधाई है, देशवासियों की बधाई है, सबकी बधाई। उसमें बधाई देने में कोई खामी थोड़ी है, कोई कमी थोड़ी है। लेकिन एक बात इसमें ये भी हमें समझना चाहिए कि जब से ट्रंप आए हैं, अमेरिका फर्स्ट और उनका व्हिम्सिकल नेचर जो है, आज कहना कल कुछ कहना, इससे भी हमें जो है वो बचते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है। हर्ले डेविडसन का एक इशू था। हर्ले डेविडसन इशू में उनका रवैया जो था वो हमने देखा है। फिर बाद में एल्यूमिनियम स्टील के बारे में उन्होंने किस तरह से टैक्स लगाई थी, फिर हमने 28 चीजों पे टैक्स लगाई थी। ये चीजें भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है। अमेरिकन इलेक्शन सामने है अभी, और अमेरिकन इलेक्शन सामने होने के लिए रिपब्लिकन हो या चाहे डेमोक्रेट हो, दोनों ने चाइना को घेर कर अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश इलेक्शन के हिसाब से की है। तो आज के तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया 1991 के बाद, सारे रेटोरिक नाम के छोड़कर हमने जो नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी है, उस प्राथमिकता के हिसाब से भारत को जितना ज्यादा इसमें मौका मिले, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब हम बढ़ा सके, जितनी ज्यादा रोजगार निर्माण कर सके, जितने ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, इसके बारे में सोचकर एक अच्छी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी लेकर आना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जोड़ी है अतुल जी, उस पर मैं आऊंगी और बातचीत उस पर भी हम करेंगे कि क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है समझना यहाँ पर कि 15 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली की बैठक शुरू हो रही है, 22 सितंबर को खत्म हो रही है, और ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि वो G7 जो समिट रखेंगे वो या तो इस बैठक के पहले रखेंगे या इस बैठक के बाद में रखेंगे। अगर इस बैठक के बाद में रखा जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें फिर समझने की हो जाती हैं। लेकिन हमारे साथ मनोज जी भी हैं। मनोज जी, सबसे पहले कैसे आप देखते हैं ट्रंप के इस बयान को? जैसे अभी अतुल जी ने संभावना जाहिर की, आशंका जाहिर की है कि भाई वो आज कुछ कहते हैं और कल कुछ कहते हैं, तो ऐसे में उनके बयानों को बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया जा सकता। आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं और कह दूं कि देखिए, पूरे 135 करोड़ देशवासियों की ये जीत है। 135 करोड़ वासियों की जीत है, जो जिस तरह से ट्रंप साहब ने कहा है कि हम लोग G7 के अंदर भारत को भी शामिल करने वाले हैं, G11 बनाने वाले हैं, G10 का एक कंसेप्ट जो लेकर के आने वाले हैं, उसका कारण हमको समझ लेना चाहिए। देखिए, कोरोना काल के अंदर हमें जिस तरह से समस्याएं आई हमारे देश के अंदर, उन विपत्तियों के समय हमारे सामने अवसर भी आए। उस अवसर को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हाथों हाथ लिया। जिस तरह से आज हमारे 100 से 125 देशों को जिस तरह से भारत सरकार ने उनको मदद पहुंचाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या बहुत सारी दवाएं दी, तो एक ग्लोबल लीडर के रूप में इस विपदा के समय में उभर कर के आए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम के उस संकल्प को चरितार्थ किया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में विश्वास रखता है और उसी दृष्टि में आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत आज 21वीं सदी का भारत है। ये वो भारत नहीं है जो 50-60 साल पहले था। आज नरेंद्र मोदी जी के हाथों में उसकी कमान है। वो तो निश्चित रूप से आप जहां पर भी देखें, हम लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत उभर करके आया है। हमने पीछे एक छोटा सा एग्जांपल देखा, जिस तरह से चीन हमारे साथ में पूर्वी लद्दाख वाले इलाके में जो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, उस पर एक विवाद बना और उन्होंने खुद विड्रा किया कि हम लोग
सहमत हैं डिप्लोमेटिक स्तर पर, हम लोग इस बातचीत से इसको सुलझा लेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह की ये चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे, भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखने वाला है। भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि हर जगह हमारी डिप्लोमेटिक जीत हो रही है। और जो समस्या अक्साई चीन जैसी समस्या, लद्दाख और तिब्बत जैसी समस्या जो कांग्रेस की देन है, उस समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत है। चलिए एक सवाल में, ठीक है, एक सवाल मैं इसी पर पूछती हूँ मनोज जी आपसे कि ट्रंप ने एक बयान दे दिया और ट्रंप ने कह दिया कि भाई अब G7 जो है वो आउटडेटेड ग्रुप हो चुका है और अब हम चाहते हैं कि इसको G10 में या G11 में कन्वर्ट किया जाए। आप आने वाले समय में ट्रंप ने जो कहा है उसको किस तौर पर कंसीडर कर रहे हैं और क्या ये कितना लंबा प्रोसेस होगा? क्योंकि निश्चित तौर पर जो डिप्लोमेसी होती है तमाम देशों के बीच में, जो एक रिलेशनशिप होता है, उसमें बहुत सारी पेचीदगियां भी होती हैं। तो आने वाले समय में क्या प्रोसेस देख रहे हैं आप? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हमारे वैसे भी आपसी संबंध उनसे अच्छे रहे हैं पहले से भी। और अगर हम लोग आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो हमारा उनके साथ में जो बैलेंस जो तालमेल, हमारा आर्थिक तालमेल है, वो भी हमारे पक्ष में है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि देखिए, आज चीन की तरफ चीन ने जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक को फैलाने का काम किया, जिस तरह से वहां से वायरस निकला, WHO को जिस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और जिस तरह से पूरे विश्व समुदाय में चाइना के प्रति, चीन के प्रति जो नेगेटिव इमेज बनी है और भारत के प्रति जो पॉजिटिव इमेज बनी है, उसी का ये कहीं ना कहीं प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि पूरा विश्व समुदाय आज भारत की तरफ देख रहा है। अगर कोई विश्व का नेतृत्व कर सकता है तो भारत कर सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज निश्चित रूप से जो भी हो रहा है ग्लोबल लीडर के रूप में। ठीक है मनोज जी, ठीक है, एक और काउंटर क्वेश्चन आपसे लेकर उसके बाद आलोक जी के पास चलेंगे। आज जो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वो आपने अभी क्योंकि चाइना का जिक्र किया इसलिए ये बात कहना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि चाइना को लेकर तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनका कहना ये है कि बैलेट पॉलिसी नहीं चलेगी, बैलेट पॉलिसी ठीक नहीं है, वॉलेट पॉलिसी पर काम किया जाना जरूरी है। और चीन के साथ जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है वो ये बताता है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं। तो क्या इस पर भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि चाइना के माल का जो कंजम्पशन भारत में है, चाइना के लिए भारत जितना बड़ा मार्केट है उसको भी श्रिंक किए जाने की जरूरत है, अगर आप वाकई एशिया में अपने आप को अपना दबदबा साबित करना चाहते हैं या एशिया के लीडर के तौर पर सामने आना चाहते हैं? देखिए, वही कदम भारत सरकार उठाती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है वो उसी तरफ कहीं ना कहीं इंगित करता है। देखिए, कांग्रेस ने क्या किया है कि गांधी जी की लेगेसी को ले जाने का केवल ढोंग रचा है, गांधी जी का नाम केवल लिया है, लेकिन स्वावलंबी भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, स्वदेशी भारत बनाने का जो संकल्प लिया है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और कहीं ना कहीं मनोज जी फैक्ट्स बताइए ना, मनोज जी फैक्ट्स बता दीजिए। ऐसा नहीं है भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर पहली दफा चर्चा हो रही है, ऐसा थोड़ी है। तमाम लोग जानते हैं कि चाइना के लिए भारत कितना बड़ा बाजार है। देखिए, बाजार जरूर है, लेकिन लोकल के लिए वोकल बनने का जो नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग ये सुधार किए हम लोगों ने, लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं, लेबर रिफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी तरफ इंगित कर रहा है कि हम लोग अभी ओपन अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं, कि हम लोग रिफॉर्म कर रहे हैं। चलिए फिर भी आप चाइना पर, ठीक है, चाइना को लेकर चाइना के साथ जो हमारा कमर्शियल पॉलिसी है वो क्या होगी, इस पर आप अभी पत्ते अपने नहीं खोल रहे हैं। खैर ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे हम कि जिस तौर पर कोरोना वायरस को लेकर चाइना एक तरीके से आइसोलेटेड फॉर्म में अभी है, क्या उसी का फायदा उठाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है या वो वाकई भारत के साथ एक जेन्युइन कंसर्न रखता है G7 में शामिल होने को लेकर? देखिए, इसमें दोनों ही चीजें हैं। इस वक्त क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप जो है चीन के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि एक तो चीन ने जो जिस तरीके से कोरोना वायरस चीन से फैला है उसमें पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य राष्ट्र भी चीन से कई सवाल पूछना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप की जो घरेलू समस्याएं हैं या जो उनकी जो कमियां थी कि जिस तरीके से उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जल्द समय रहते हुए और उससे लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, हटाना है,
तो उसके लिए भी उनको चीन पे हमला करना पड़ रहा है। लेकिन भारत को वो चाहते हैं, क्योंकि भारत एक विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। किसी भी वैश्विक समुदाय जिसमें कि आप बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हैं, उसमें भारत का ना होना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कमी होगी। और भारत एक प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक एंटिटी है, क्योंकि G7 जो कंट्रीज थे वो एक जनतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह थे, तो उसमें भारत का होना मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा होना पड़ेगा। और इससे पहले आपने एक सवाल चीन के बारे में पूछा, मैंने चाइना के आइसोलेशन को लेकर सवाल किया था सर, क्योंकि चाइना इज एन आइसोलेटेड स्टेट राइट नाउ ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड-19 वायरस। तो इस पर मेरा सवाल ये था कि ये जो चीन को आइसोलेटेड करने की एक वैश्विक रणनीति है, भारत को G7 में शामिल करने की जो मंशा है, क्या उससे प्रेरित है क्या? ये मेरा सवाल है। देखिए, उसका भी इसमें योगदान है। ये कहना कि उसका इसमें योगदान नहीं है गलत होगा, लेकिन उसके बावजूद ये भी समझना चाहिए कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था और एक जनतांत्रिक मूल्यों पर बनी हुई शासन व्यवस्था, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे को उसका एक सदस्य बनाने के लिए। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ अमन अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर, इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस समय इस पैनल का हिस्सा हैं। प्रोफेसर अमन, आपसे मेरा पहला सवाल यही कि जिस समिट में या फिर जिस ग्रुप में हम बात करते हैं कि उसमें यूके है, यूएसए है, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और रशिया को शामिल करने की बात होती है और भारत को शामिल करने की, साउथ कोरिया को शामिल करने की, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात होती है, तो क्या एक देश के तौर पर, एक कंट्री के तौर पर ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर भारत का आना इस ग्रुप को कितना एनरिच करेगा और इस ग्रुप में शामिल होना भारत के लिए कितनी सारी चुनौतियां और बढ़ा देगा? नहीं, देखिए जी, ये तो अच्छी बात है कि अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि ये 4-5 देश, जो 4 देश उन्होंने कहे हैं, उसको लाके G10 या G11 करने की बात कर रहे हैं। इससे एक पूरा विश्व जो है बन जाएगा, बिकॉज अलग अलग देशों को अलग अलग क्षेत्रों से उन्होंने चुना है यहाँ पे। कुछ उसमें से इमर्जिंग देश हैं जैसे साउथ कोरिया और हिंदुस्तान है, और कुछ जो है डेवलप्ड देश हैं जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। रशिया भी एक इमर्जिंग, स्ट्रांग इमर्जिंग और डेवलप्ड देशों में माना जाता है कुछ चीजों के लिए। तो एक नेचुरल बैलेंस की बात उसने की है, और एक जैसे अभी मैं सुन रहा था कि चाइना के अगेंस्ट भी एक बैलेंस करने की बात है, तो मेरे विचार में चाइना के अंदर भी इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बैलेंस आने का। हिंदुस्तान के लिए जैसे आपने कहा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हिंदुस्तान को लेनी चाहिए, और अगर हिंदुस्तान के पास आ रहा है ऐसा मौका तो हिंदुस्तान को इसका पार्ट होना चाहिए, और हिंदुस्तान वेल डिजर्व करता है इसको, बिकॉज जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कोरोना की फाइट में योगदान किया है, नरेंद्र मोदी ने इस सरकार में विश्व के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिन और काफी सारे फार्मास्यूटिकल्स और काफी सारी एड्स प्रोवाइड करी हैं, खाने की प्रोविजन किए हैं और चीजों के प्रोविजन किए हैं, विश्व के अंदर अलग अलग देशों को किए हैं, और लोगों को इधर से उधर लाने का, हिंदुस्तान में वापस लाने का, और कुछ देशों के भी लोगों को लाने की बात उन्होंने करी, हेल्प करने की बात करी है। तो मेरे विचार से हिंदुस्तान राइटली डिजर्व करता है इस टाइप की प्लेस। और सिर्फ इकोनॉमिक पावर की बात नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं है, पर जो नीतियां चलती आ रही हैं हिंदुस्तान की, जिस तरीके से ग्रोथ है, मोमेंटम है, अमेरिका का रुझाव और बाकी देशों का भी रुझाव हिंदुस्तान की तरफ पिछले 2-3 सालों, 4 सालों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखिए, पहली बार पिछले साल जनवरी के अंदर करीबन 10 या 12 कंपनीज के सीईओज आए पहली बार हिंदुस्तान में, इंडिया के सीईओज के साथ मिलने और ट्रेड डेवलप करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए। नहीं तो आज तक पिछले 70 सालों में हम यही सुनते थे कि हिंदुस्तान के मंत्री जा रहे हैं या बिजनेसमैन जा रहे हैं अमेरिका के अंदर उनसे बात करने के लिए, ट्रेड डेवलप करने के लिए, एमओयू करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए। पहली बार हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से और बाकी देशों की तरफ से भी, चाहे आसियान ग्रुप हो चाहे और ग्रुप्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से। और ये इसलिए नहीं, लेकिन ठीक है प्रोफेसर अमन, आप तमाम, ठीक है, आप तमाम वो सकारात्मक चीजें गिनवा रहे हैं जिन सकारात्मक चीजों के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम उस मंच का हिस्सा हों। लेकिन मेरा सवाल एक और ये भी था इससे इसी में जुड़ा हुआ कि चुनौतियां कितनी बढ़ने वाली हैं भारत की इस ग्रुप का हिस्सा होने के बाद?
देखिए जी, हिंदुस्तान जो है देश चुनौतियों का देश हमेशा रहा है, चाहे वो 10,000 साल पहले लें या आज के समय में लें। ऐसा कभी भी नहीं रहा हिंदुस्तान के सामने, कोई ऐसा दशक नहीं गया है हिंदुस्तान के सामने जब चुनौतियां नहीं हो। सबसे बड़ी चुनौती तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, इतने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे इमर्जिंग लोग हैं। 28 साल जो है हमारी युवा जनता की एवरेज एज है, तो उनको जॉब्स देना है, उनको ग्रोथ देना है, उनको खाना देना है, उनको काम देना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, उनके टेबल पे जाके बैठेंगे तो हमारी जो नेगोशिएशन पावर्स होती हैं, बिजनेस को लाने की पावर्स होती हैं, वो बढ़ती हैं। जैसे हमने देखा जैसे मैं कह रहा था जाइका हो या ब्रिक्स हो या कुछ और जो ग्रुप्स बने हैं पिछले कुछ 4-5-6 सालों के अंदर, उसकी वजह से जो हमारी नेगोशिएशन करने की पावर है, ट्रेड करने की पावर है, अंडरस्टैंडिंग की पावर है, वो बड़ी है। इस समय हर देश के साथ हिंदुस्तान की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है। हमारे प्रधानमंत्री हर एक देश के प्रधानमंत्री के साथ बात करते हैं, ताकि कहीं वो देश भी लड़ाई कर रहे हो तब भी बात करते हैं। हाँ, यही सवाल मेरा अगला है भी आलोक जी से, यही सवाल मेरा अगला है भी आलोक जी से, क्योंकि इस रिजीम में जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रिजीम का 2014 से 2019 और 2019 से अब ये जो पहला वर्ष खत्म हुआ है, इसमें देखा है हमने कि सीमा पर, बॉर्डर पर जो भी चल रहा हो, डिप्लोमेसी के चलते डिस्कशन हमेशा हुआ है। आलोक जी, यही सवाल मेरा आपसे है। हालांकि चीन ने कई मर्तबा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का खुले तौर पर विरोध किया है। वो भले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाना हो किसी आतंकवादी को, या फिर अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए भारत को किसी मंच का हिस्सा नहीं बनने देना हो। ऐसे में जब अमेरिका एशिया के 4 देशों में भारत को सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर G7 का हिस्सा बनाना चाहता है और चाइना को दरकिनार कर रहा है, ऐसे में मैं जानना ये भी चाहूंगी कि चाइना और इंडिया के जो बाइलेटरल रिलेशनशिप हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा, क्योंकि हम अभी भी जब बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है तभी भी हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बातचीत करनी आवश्यक है, क्योंकि भारत और चीन जो है 2 विशाल राष्ट्र हैं और एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारे जो रिश्ते हैं वो शताब्दियों पुराने हैं। जो सीमा पर विवाद है वो एक बहुत 50-60 साल पुराना विवाद है, और इसके बारे में यह है कि सीमा में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बारे में दोनों देशों की जो परिकल्पना है वो अलग अलग है, और इसलिए दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि जो अभी समस्या हमें दिख रही है इसके पीछे चीन एक सिग्नलिंग देना चाहता है, क्योंकि चीन पूरी तरह से आइसोलेटेड हो गया है। वो ये नहीं चाहता कि भारत भी उन राष्ट्रों के साथ हो जाए और चीन को बिल्कुल अलग थलग छोड़ दे, तो ये एक सिग्नलिंग की कोशिश है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चाइना क्या इस पर भारत को हौले हौले से सहलाने की, या फिर भारत के साथ अपने संबंधों को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करेगा क्या? बहुत संक्षेप में सर। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। चीन के लिए बहुत आवश्यक है कि भारत भी अन्य राष्ट्रों के साथ उसको अलग करने में ना जुट जाए, क्योंकि चीन के लिए बहुत ही अस्तित्व का सवाल है। अगर वो ठीक है, यही इसी को कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर सर रखते हैं, क्योंकि चीन के लिए अस्तित्व का सवाल है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अभी चाइना आइसोलेटेड स्टेट में है। बहुत छोटा सा कमेंट अतुल जी, बेइंतहा छोटा सा कमेंट 10 सेकेंड का। सकते तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो सकती है। हाँ। और नेशनल इंटरेस्ट में जो भी हमारे हित में होगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हब बनना हो, एक्सपोर्ट कर ज्यादा करना हो, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारे मनोज यादव जी ने जो कहा था, तो मैंने पहले कहा था कि सबको बधाई इसकी वजह से कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भेजा है उसकी फैक्ट्री कब बनी थी, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फॉरेन पॉलिसी जो कंटिन्यूटी में चलती है, ऐसा नहीं है कि उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात तो उसमें चलती ही रहेगी। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये है कि हमें जितना बेनिफिट उसमें से हम ले सकते हैं उतना बेनिफिट अपने देश को पहुंचाना ही हमारा काम है। लेकिन ये जो पार्टनरशिप, ये जो फ्रेंडशिप आती है, ये फ्रेंडशिप आती है सर्टेन कंडीशंस के साथ। हाँ। वो कंडीशंस को अपने लोकल इंडियन कंडीशंस, नेशनल कंडीशंस के साथ टाइम अप करना और उसको फिर उसके साथ आगे लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, ये चुनौती होगी सरकार के लिए। ठीक है मनोज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत संक्षेप में। देखिए, अतुल लोंदे जी ने कहा कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो दवा कंपनियां निश्चित रूप से उस समय बनी थी, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज जब भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है, भारत की हर जगह जय जयकार हो रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए
आज देश का साथ देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी जी बार बार नुक्ताचीनी करते रहते हैं या प्रियंका वाड्रा जी नुक्ताचीनी करती रहती है, आज भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है और भारत सक्षम हाथों में है और निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाला है और ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, हालांकि अभी राहुल गांधी की तरफ से या प्रियंका गांधी की तरफ से कोई ट्वीट आना इस पर बाकी है। लेकिन बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, बहुत स्वस्थ चर्चा के साथ आप लोगों ने अपने विचार यहाँ साझा किए हैं, जाहिर किए हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। 15 सितंबर से 22 सितंबर तक UN जनरल असेंबली की बैठक होनी है और उसके पहले या उसके बाद ये मीटिंग होगी, जैसा कि ट्रंप ने संकेत दिया है, इशारा दिया है। इंतजार करना होगा कि जिन 4 देशों को ट्रंप शामिल करना चाहते हैं, G7 को G10 या G11 बनाना चाहते हैं, उस प्रक्रिया में किस तौर पर अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए।